पिछले लेक्चर में हमने देखा कि क्लासिकल साइफर जिनको हम कहते हैं, एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम जो प्री डिजिटल समय के हैं, वो बहुत अधिक सुरक्षा नहीं दे पा रहे क्योंकि कई तरीकों से उनको एनालिसिस किया जा सकता है। कुछ उदाहरण हमने दिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम इस प्रकार से बनाए जाएं जो कि कई प्रकार के जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको तोड़ने के लिए वो सब सक्षम हो कि वो कोई तरीका काम ना हो। तो इसी चर्चा को इस लेक्चर में हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पहले हम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने के तरीके जो संभव हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे कि हमें एक समझ आए, ये अंडरस्टैंडिंग बने कि भाई क्या क्या तरीकों से एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ा जा सकता है। और फिर ये जब हमें समझ आएगी तो हम ऐसे तरीके निकालने का प्रयास कर सकते हैं कि और ऐसा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम निकालने का प्रयास कर सकते हैं कि ये तोड़ने के तरीके उस पर काम न करें। तो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने के तरीके या तोड़ने की विधा को क्रिप्ट एनालिसिस कहा जाता है। तो क्रिप्ट एनालिसिस वह विधा है जिसमें कि एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम कोई भी दिया हो उसको तरह तरीके से प्रयास करते हैं उसकी कमजोरी ढूंढने का, और जो कमजोरी यदि मिल जाए तो उसको फिर तोड़ दिया जाता है। तो क्रिप्ट एनालिसिस करने की कई तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका कहलाता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक हम पहले इसका उदाहरण देख चुके हैं कि जो डिक्रिप्शन की है उसकी सारी संभावनाओं को एक एक करके चेक किया जाए और उसमें से जो डिक्रिप्शन की डिक्रिप्शन ठीक से कर पा रही है वो सही है, बाकी सबको छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके को जिसमें कि सारी कोई भी एक ऐसी अननोन क्वांटिटी दी हो कि जिसका हमें पता लगाना हो, उसके सारे संभावनाओं को एक एक करके हम चेक करें, इसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक में हमें क्या क्या जानकारी चाहिए होती है। जैसे एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम पे हम ब्रूट फोर्स अटैक लगा रहे हैं उसकी डिक्रिप्शन की निकालने के लिए, तो सबसे आवश्यक है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का पता होना और साइफर टेक्स्ट का पता होना। तो साइफर टेक्स्ट एक दिया हो, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम हमें मालूम हो, तो बस डिक्रिप्शन की नहीं मालूम है तो एक सारी संभावनाओं को डिक्रिप्शन की प्रयास करके हम डिकोड कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक इस कारणवश, क्योंकि इसमें जानकारी एक केवल साइफर टेक्स्ट और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की ही होती है, तो लगभग हर जगह ब्रूट फोर्स अटैक का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अन्य प्रकार के अटैक्स जो हैं वो अधिक जानकारी जब हमारे पास होती है तब उनका उपयोग कर सकते हैं। उनमें से पहला, बल्कि कहें कि ब्रूट फोर्स अटैक जैसा ही है, ये साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें ईला को, क्योंकि ये अटैक जो हैं ये ईला का उद्देश्य है डिकोड करने का, कोई भी साइफर टेक्स्ट दिया हो तो ये हम प्रस्तुत इस प्रकार से कर रहे हैं कि ईला ये अटैक करने का प्रयास करती हैं। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, जो इसकी जो परिभाषा है वो ये कि ईला के पास कुछ साइफर टेक्स्ट हैं
जो कि एक ही एन्क्रिप्शन की के द्वारा बनाई गई हैं। इसके प्लेन टेक्स्ट कुछ थे जिसको कि एक एन्क्रिप्शन की के द्वारा कोड किया गया, एनक्रिप्ट किया गया, और वो साइफर टेक्स्ट जो चैनल में फिर भेजे गए वो इलाक की जानकारी है। तो ये तो हमेशा ही संभव है, जब भी कम्युनिकेशन चैनल सिक्योर नहीं होगा तो इलाक के पास ये जानकारी पहुंच जाएगी। और जो हम देखें कि ब्रूट फोर्स अटैक की जिसकी हमने बात करी थी पहले, वो भी एक प्रकार का साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है, क्योंकि उसमें केवल साइफर टेक्स्ट मालूम होती है और इसके साथ ही साथ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की जानकारी होती है। तो ब्रूट फोर्स अटैक सारी डिक्रिप्शन की का एक एक करके देखता है और सही की निकालता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक एक प्रकार का साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है। अगला जो अगली एक कैटेगरी है, क्लास है अटैक्स की, वो कहलाती है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। इसमें ईला के पास कुछ अधिक जानकारियां होती हैं, जैसा कि यहाँ पे परिभाषा में दिया गया है कि ईला के पास न सिर्फ कुछ साइफर टेक्स्ट होती हैं, बल्कि साथ ही साथ इनके जो प्लेन टेक्स्ट हैं जिनसे ये साइफर टेक्स्ट बनाई गई हैं, वो प्लेन टेक्स्ट की भी जानकारी ईला के पास है। तो जब ईला के पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट दोनों हैं, हाँ ये जरूर है कि उसके पास इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की जानकारी नहीं है, प्लेन टेक्स्ट की जानकारी है, साइफर टेक्स्ट की जानकारी है, और एक से अधिक हम मान सकते हैं कि कुछ संख्या में, बहुत अधिक संख्या में नहीं, कुछ संख्या में इस तरह के प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर की जानकारी ईला के पास है। क्योंकि अधिक जानकारी है इसलिए ईला थोड़ा ज़्यादा सक्षम हो सकती है एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने में। ये संभव कैसे हो सकता है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट की जानकारी भी ईला के पास पहुंच जाए? ये कई तरीके से संभव है। एक उदाहरण के तौर पे हम देखें कि अनुभा ने प्लेन टेक्स्ट अनुभा के पास थी, अनुभा ने एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट ब्रज को भेजी, ब्रज ने उसको डिक्रिप्ट करके वापस प्लेन टेक्स्ट में लेके आए और उसको पढ़ा कि अनुभा का क्या कहना है, और फिर उसके अनुसार जो भी काम करना था वो कर लिया। एक बार ये मैसेज दोनों के बीच में आदान प्रदान हो गया तब, और मैसेज की जो जिस वजह से मैसेज को छुपा के सीक्रेट रखा गया था वो वजह भी समाप्त हो गई। तो उसके बाद कुछ समय के बाद, शायद कुछ दिन या कुछ हफ्तों के बाद, ब्रज को लगा कि अब ये पुराने मैसेज मेरे किसी काम के नहीं है, और ब्रज ने उनको फेंक दिया। हो सकता है ब्रज ने प्रिंट आउट लिया हो मैसेज का और वो कागज फेंक दिए गए डस्टबिन में। तो डस्टबिन जाता है कहीं भी बाहर फेंकने के लिए, और ईला इसी समय का इंतज़ार कर रही होती हैं, और उन्होंने जब डस्टबिन में पेपर्स इस प्रकार के आए तो जो जहाँ भी उसको फेंका गया कूड़ा घर में, वहाँ से सारे कागज निकाल लिए और उनसे ये मैसेज जो ब्रज के पास प्लेन टेक्स्ट मैसेज पहुँचे थे उनको पढ़ लिया। उसमें समय भी लिखा होता है अक्सर कि भाई ये मैसेज इतने समय में आया, और ईला ने पहले ही साइफर टेक्स्ट जब अनुभा ने ब्रज को भेजी थी तो उसी समय उनको रिकॉर्ड कर लिया था कि इतने समय में ये साइफर टेक्स्ट गया, और उसके अनुसार ईला मैच करके निकाल सकती हैं कि इस साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट ये था। तो अनुभा और ब्रज दोनों ही इस सोच में हैं कि भाई हम सब कुछ सावधानी से काम कर रहे हैं, लेकिन बिना उनकी जानकारी में आए हुए ही ईला के पास प्लेन टेक्स्ट की जानकारी पहुंच गई। तो ये एक उदाहरण रहा। इसी तरह से और भी संभावनाएं हैं कि प्लेन टेक्स्ट जो है, पुराने प्लेन टेक्स्ट, वो ईला के पास पहुंच गए और उससे ईला ने ये प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का पेयरिंग कर ली। तो क्योंकि ईला के पास जानकारी अधिक है
तो क्षमता भी अधिक होगी। तो ये जो अटैक है नोन प्लेन टेक्स्ट अटैक, इसमें अधिक क्षमता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने की, अगर हम साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक से कंपेयर करें तो। और इसका उदाहरण हम देखेंगे आगे। अगला तरीका जो अटैक्स का है वो है कहलाता है चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। इसमें ईला के पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के पेयर्स हैं कुछ, जैसा कि नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में थे। लेकिन इसमें एक अन्य चीज भी ईला के पास क्षमता है, वो ये कि जो प्लेन टेक्स्ट है वो ईला ने स्वयं दिए अनुभव को, या कैसे कहें कि जो प्लेन टेक्स्ट अनुभव ने प्रयोग किए वो ईला से उसके पास आ रहे हैं। तो ईला कुछ जो प्लेन टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से निर्धारित कर सकती हैं कि उनको आसानी हो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने में। तो जब ये क्षमता ईला के पास होती है कि अनुभव तक प्लेन टेक्स्ट पहुंचा दे और फिर उसके साइफर टेक्स्ट पढ़ ले, तो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर ही नहीं बनता। प्लेन टेक्स्ट क्या होनी चाहिए ये भी ईला के पास क्षमता है, तब हम इसको चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक कहते हैं। और ये कैसे हो सकता है, इसके भी कई तरीके हैं। एक उदाहरण ये है कि मान लीजिए कोई ईला किसी एक अनुभव के मित्र को यह जानकारी देती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैसेज है जो कि ब्रज के पास पहुंचना चाहिए, और मेरे पास क्षमता नहीं है, लेकिन क्या तुम अनुभव से जाके बोल सकते हो कि वो ये मैसेज एनक्रिप्ट करके भेज दे ब्रज के पास। तो अनुभव के पास जब ये आता है तो अनुभव को लगता है कि कोई बात नहीं, हम सीक्रेट की तो मेरी सीक्रेट है, उसमें वो कहीं किसी के पास जा नहीं रही है, ये कुछ मैसेज भेजने हैं कोड करके ब्रज को, क्या हर्ज है, इसको कोड करके भेज देते हैं। और वो भेज देती है। ईला फिर उसके साइफर टेक्स्ट तो इंटरनेट जो चैनल है उससे निकाल लेते हैं, और ईला ने जो प्लेन टेक्स्ट भेजे थे ये उसके करस्पॉन्डिंग के साइफर टेक्स्ट हैं। तो ये क्षमता इस प्रकार से ईला के पास आ सकती है। तो ये इस प्रकार के अटैक नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ईला के पास क्षमता है प्लेन टेक्स्ट को निर्धारित करने की। चौथे प्रकार के जो अटैक्स हैं वो चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक है। इसमें ईला प्लेन टेक्स्ट नहीं निर्धारित कर सकती, लेकिन साइफर टेक्स्ट क्या हो ये निर्धारित कर सकती है, और फिर उसके प्लेन टेक्स्ट करस्पॉन्डिंग क्या है वो भी उनको जानकारी हो सकती है। ये कब संभव है, जब कम्युनिकेशन चैनल जो अनुभव और ब्रज के बीच में है, इसमें ईला के पास इसकी इतनी क्षमता तो है कि इस चैनल में क्या जा रहा है वो उसको पढ़ सके। मान लीजिए कि ये भी क्षमता ईला के पास आती है कि उसमें चैनल में लिख भी सके कि ये, तो ईला ने अनुभव ने ब्रज को कोई मैसेज भेजा, उस मैसेज को साइफर टेक्स्ट को बीच में ही पकड़ के ईला ने कोई एक अपना साइफर टेक्स्ट डाल दिया और वो ब्रज के पास पहुंचा। ब्रज ने उसको डिक्रिप्ट करके देखा और उसका कोई ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ अजीब सा साइफर टेक्स्ट था जिसका कि अनुभव से संबंध नहीं था। तो उसको लगा कि शायद रास्ते में मैसेज के आते आते कुछ इसमें गलतियां हो गई हैं, तो उसको डिक्रिप्ट करके जो प्लेन टेक्स्ट मिला उसको ऐसे ही फेंक दिया कि इसका कोई महत्व नहीं है। और वो ईला की, जैसे पहले हमने देखा था कि ब्रज के फेंके हुए मैसेज कैसे ईला के पास पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार से ईला के पास पहुंच गया और ईला ने फिर वो साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट पेयर बना लिए। अब
इस सेटअप में ईला साइफर टेक्स्ट निर्धारित कर सकती हैं कि कौन से होंगे। तो ये तरीका भी जो है, ये क्योंकि ईला के पास अधिक क्षमता है तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक से तो ज़्यादा शक्तिशाली है ये इस प्रकार का अटैक। लेकिन नोन प्लेन टेक्स्ट या चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है कौन कम, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक में प्लेन टेक्स्ट निर्धारित कर पा रहे हैं ईला या प्लेन टेक्स्ट की जानकारी है, जबकि इस केस में ईला निर्धारित कर रही है साइफर टेक्स्ट और उसके फिर प्लेन टेक्स्ट ढूंढ रही है। और अंत में आता है चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक। इसमें ईला के पास क्षमता है प्लेन टेक्स्ट निर्धारित करने की भी और साइफर टेक्स्ट निर्धारित करने की भी, और इसके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट जो निर्धारित किए साइफर टेक्स्ट वो पाने की भी क्षमता है। तो ये कह सकते हैं कि चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक और चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक को जोड़ के ये बनता है चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक। और स्वाभाविक है कि ये अटैक जो है ये बाकी पिछले जितने भी 4 प्रकार के अटैक की बात हुई उन सबसे अधिक क्षमतावान है ये अटैक। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया 5 प्रकार के अटैक्स जो ईला कर सकती हैं, और इसमें सबसे शक्तिशाली है चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक। तो जब हम एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बनाने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के अटैक्स को उसके पास क्षमता होनी चाहिए, किस प्रकार के अटैक्स से ईला को कुछ फायदा ना हो। तो क्योंकि चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक सबसे शक्तिशाली अटैक है जो ईला कर सकती हैं, और ये संभव भी है, कुछ स्थितियों में ये संभव भी है, ईला के पास क्षमता ये आ सकती है कि चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक वो कर सके। तो जो भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हम बनाएं, एक तो ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम इस प्रकार का होना चाहिए कि हर परिस्थिति में वो जानकारी को सीक्रेट छुपा के रख सके, जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको। तो जिस कुछ परिस्थितियों में ईला के पास चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक कर सकती हैं, तो जो भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हो वो इतना मजबूत होना चाहिए कि चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक भी उसको तोड़ ना पाए। साथ ही साथ जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो पहला पॉइंट इसमें है कि जितनी भी जानकारी बदलती नहीं है समय के अनुसार, कि एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, की जनरेशन एल्गोरिदम, इसकी बात हमने अभी तक नहीं करी है, लेकिन आप करते हैं कि जो एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की है, एक तो वो पेयर्स में बनती है, क्योंकि एन्क्रिप्शन की एक है तो उसी की डिक्रिप्शन की भी होगी। तो ये जब नई की का प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे नई की बनाते हैं, वो की जनरेशन एल्गोरिदम होता है। तो की जनरेशन एल्गोरिदम भी एक बार हमने निर्धारित कर दिया तो बदलता नहीं है। तो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं बदलता, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं बदलता, की जनरेशन एल्गोरिदम नहीं बदलता, और भी जो जानकारी एन्क्रिप्शन के बारे में है जो बदलती नहीं है, वो सब ईला को जानकारी है, ये हम मानते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि ईला के पास चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट अटैक करने की क्षमता है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक्सियम कह सकते हैं या अजम्पशन कह सकते हैं। ये मान के हम चलते हैं कि ये दोनों चीज़ें की क्षमता ईला के पास है,
तो जो भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हम बनाएं वो इस प्रकार का हो कि ईला के पास ये क्षमता होने के बावजूद ईला उसको तोड़ ना पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एजम्पशन है और बहुत पावरफुल एजम्पशन है, क्योंकि अगर हम जो अभी तक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हमने देखे हैं क्लासिकल साइफर्स की कैटेगरी में, अगर उनको हम उन पे ध्यान दें और ये मान के चलें कि ईला के पास ये सारी क्षमताएं जो मैंने अभी बताई वो हैं, तो वो सारे एल्गोरिदम जिनकी अभी तक हमने बात करी वो सब बहुत ही कमजोर साबित होते हैं। सीजर साइफर का तो हमने देखा ही था, क्योंकि उसमें तो की ही नहीं थी, तो फिक्स्ड शिफ्टिंग थी, तो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम मालूम होने से बड़ी आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन साइफर की हम बात करें, जिसको कि हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का जो तरीका है उसको हमने 5 भागों में बांटा है अलग प्रकार के अटैक्स को। उसके बारे में अगर हम क्लासिफाई करना चाहें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को, तो वो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक की पद्धति में आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में केवल हम साइफर टेक्स्ट देखते हैं की जानकारी रहती है, और ये हमें मालूम होता है कि सब्स्टिट्यूशन साइफर का प्रयोग हुआ है, और उस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के द्वारा हम एन्क्रिप्शन की निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक की श्रेणी में आता है। अब यदि हम माने कि ईला के पास क्षमता है नोन प्लेन टेक्स्ट अटैक की या चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक की, अगर चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक की क्षमता ईला के पास आती है तो ईला क्या कर सकती है? ईला एक प्लेन टेक्स्ट जिसमें 26 अक्षर हैं, ए बी सी डी, वो इंग्लिश की पूरी वर्णमाला, 26 अक्षरों का ए प्लेन टेक्स्ट बनाती हैं। अनुवाद से कहती हैं कि भाई को मैसेज कहलाती हैं कि भाई इसको एन्क्रिप्ट करके भेजो ब्रज को, और इसके जो साइफर टेक्स्ट है वो ईला के पास पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है ईला के पास जो एन्क्रिप्शन की है वो भी पहुंच जाती है। कारण ईला को मालूम है कि पहला अक्षर ए है। साइफर टेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट का पहला अक्षर जो है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन साइफर का प्रयोग हुआ है, तो ये एक किस अक्षर से बदला जा रहा है वो ईला को पता चल जाता है। दूसरा अक्षर प्लेन टेक्स्ट का बी है, साइफर टेक्स्ट का दूसरा अक्षर बताता है कि बी किस अक्षर से बदला जाएगा। इसी प्रकार सी किस अक्षर से बदला जाएगा, डी किस अक्षर से बदला जाएगा, ये सारी जानकारी ईला के पास फौरन पहुंच जाती है, और इस प्रकार से ईला सब्स्टिट्यूशन साइफर को बहुत ही आसानी से तोड़ सकती है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीका ये है अगर ईला के पास क्षमता है चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक करने की। अगर चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक करने की क्षमता नहीं है, मान लेते हैं नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक करने की ही क्षमता है, तब भी नॉन प्लेन टेक्स्ट में भी आप ईला के पास एक प्लेन टेक्स्ट है, थोड़ा मान लेते हैं थोड़ी लंबी है, और उसकी साइफर टेक्स्ट है, तो भी ईला को लगभग सारी मैपिंग, सारे अक्षरों की मैपिंग मिल जाएगी। हो सकता है कुछ अक्षरों की, 1-2 अक्षरों की ना मिल पाए जो कि प्लेन टेक्स्ट में ना हो, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसका पता लगाया जा सकता है, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक के द्वारा भी सब्स्टिट्यूशन साइफर को बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार परम्यूटेशन साइफर, यही प्लेन टेक्स्ट जो कि सब्स्टिट्यूशन साइफर के लिए प्रयोग हुई थी, वही प्लेन टेक्स्ट परम्यूटेशन साइफर के लिए भी प्रयोग कर सकती है ईला, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट है उसको देखेंगे तो एक ईला को मालूम है कि ए पहला अक्षर है, तो साइफर टेक्स्ट में ए और एक ही बार आता है पूरे प्लेन टेक्स्ट में, तो साइफर टेक्स्ट में ए जिस पोजीशन पे है, जो सा अक्षर है
वो बताता है कि पहला अक्षर परम्यूटेशन द्वारा कहाँ पे भेजा गया। इसी प्रकार दूसरा अक्षर बी है वो कहाँ भेजा गया, तीसरा अक्षर सी है वो कहाँ भेजा गया। इस प्रकार से ईला पूरा परम्यूटेशन उससे निकाल सकती है। और यही इसी प्रकार से अगर सब्स्टिट्यूशन साइफर और परम्यूटेशन साइफर का कोई मिला जुला प्रयोग किया, जैसे कि एनिग्मा साइफर था, तो उसको भी बड़ी ही आसानी के साथ चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो जैसे ही ईला के पास क्षमता अधिक आती है साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक से अधिक नॉन प्लेन टेक्स्ट चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक करने की, ये जो पुराने एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम थे वो बहुत ही कमजोर साबित होते हैं। तो किस प्रकार के एल्गोरिदम होने चाहिए एन्क्रिप्शन के जो कि कमजोर ना साबित हों इन अटैक्स के बाद भी? तो पहले हम उसको डिस्कशन करने की इस लेक्चर के अंत तक हम कुछ जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं ब्लॉक साइफर्स की। इसका भी उदाहरण हम देख चुके हैं। परम्यूटेशन साइफर जब हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी तो वो एक ब्लॉक साइफर है। कितने क्योंकि हमने एक जो भी प्लेन टेक्स्ट था उसको कई ग्रुप्स में तोड़ा था, इसको ग्रुप को हम यह ब्लॉक कह रहे हैं, कई ब्लॉक्स में तोड़ा था और हर एक ब्लॉक में जो लेटर्स को शफल किया गया था एक ही प्रकार से। तो ब्लॉक साइफर की परिभाषा कुछ इस प्रकार की है कि प्लेन टेक्स्ट को एक ही साइज के ब्लॉक्स में पहले आप तोड़ते हैं और एन्क्रिप्शन ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। जैसे कि प्लेन टेक्स्ट m है और उसको हम ब्लॉक्स में तोड़ते हैं m1, m2, mt तक। हर एक ब्लॉक का साइज एक ही है जो b है और हर एक ब्लॉक को हम एन्क्रिप्ट करते हैं एन्क्रिप्शन की से। साइफर टेक्स्ट ब्लॉक उससे प्राप्त होता है ci, mi से ci प्राप्त होता है और इन सबको ब्लॉक को जोड़ के साइफर टेक्स्ट ये बनती है। इसमें यह संभव है कि आखिरी ब्लॉक जो है वो पूरे साइज b का ना हो, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट की कितनी क्या साइज है उस पर निर्भर करेगा। तो यदि b से कम है तो उसको कुछ जीरोज उसके अंत में जोड़ के उसको पूरा साइज b का बना दिया जाता है और तब एन्क्रिप्शन किया जाता है। तो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक एन्क्रिप्शन जब भी होता है तो वो ब्लॉक साइफर की श्रेणी में आता है। जितने क्लासिकल साइफर्स हमने देखे वो सब ब्लॉक साइफर्स हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन साइफर की बात करें तो एक अक्षर ब्लॉक साइज है जो कि 8 बिट हम मान सकते हैं। परम्यूटेशन साइफर का ब्लॉक साइज b है, जो b जहां पे b लेटर्स का परम्यूटेशन हम कर रहे हैं। और ना सिर्फ क्लासिकल साइफर बल्कि जो मॉडर्न साइफर्स हैं, जो डिजिटल एज की साइफर्स हैं, उनमें भी अधिकतर ब्लॉक साइफर्स ही हैं। इसका कारण यह है कि ये ब्लॉक साइफर्स के द्वारा ये हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि प्लेन टेक्स्ट का साइज क्या है। कितने भी साइज के प्लेन टेक्स्ट हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंततः हम उनको एक ही साइज के ब्लॉक्स में तोड़ के ब्लॉक बाय ब्लॉक एन्क्रिप्शन करेंगे। तो ब्लॉक साइफर्स क्योंकि लगभग सारे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होने वाले हैं, तो हम ब्लॉक साइफर्स को देखें कि हम इसको कैसे, कोई भी ब्लॉक साइफर दिया हो तो और ईला के पास जो भी क्षमताएं हैं उसका प्रयोग करके कैसे तोड़ सकते हैं। पहला तो है ब्रूट फोर्स अटैक का। ये ब्रूट फोर्स अटैक हम किस प्रकार से कर सकते हैं ब्लॉक साइफर्स पे। एक्चुअली ये ब्रूट फोर्स अटैक जो हम यहाँ पे हम बताया है, ये साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक नहीं है। ये ब्रूट फोर्स का यहाँ तात्पर्य है कि सारी संभावनाओं को प्रयोग कर रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज b है, तो प्लेन टेक्स्ट का जो हम तोड़ेंगे b साइज के ब्लॉक्स में तोड़ेंगे और b हम नंबर ऑफ बिट्स मान के चलते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक होंगे b बिट साइज के, वो होंगे 2 to the b। तो
जितने भी प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक हो सकते हैं, जो 2 to the b ब्लॉक्स हो सकते हैं, वो सबका साइफर टेक्स्ट क्या होगा, ये हम चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक के द्वारा निकालें। इसका तात्पर्य है कि एक हम प्लेन टेक्स्ट बनाएं जो कि जिसमें 2 to the b ब्लॉक्स हों, और हर एक ब्लॉक जो है वो एक अलग, जो टोटल संख्या जो है अलग अलग ब्लॉक्स की वो 2 to the b है, और ये सारी 2 to the b ब्लॉक्स जोड़ के एक प्लेन टेक्स्ट हम बनाते हैं, चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक है। इसका एन्क्रिप्शन हम करते हैं, साइफर टेक्स्ट निकालते हैं। साइफर टेक्स्ट के भी 2 to the b ब्लॉक्स हैं, और उनका मैचिंग करके कि अगर ब्लॉक की वैल्यू ये है तो साइफर टेक्स्ट की वैल्यू ये होगी उसके साइफर टेक्स्ट ब्लॉक की। तो एक बार ये हमारे पास पूरी टेबल आ जाती है, तो उसके बाद कोई भी प्लेन टेक्स्ट दिया हो उसका हम डिक्रिप्शन, और कोई भी साइफर टेक्स्ट दिया हो उसका हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं, कोई भी प्लेन टेक्स्ट दिया हो उसका एन्क्रिप्शन कर सकते हैं, बिना एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की गई जानकारी के। लेकिन ये तभी प्रैक्टिकल है जब b की वैल्यू कम हो। अगर b की वैल्यू अधिक है तो 2 to the b इतना बड़ा नंबर होगा कि वो हमारे पास क्षमता ही नहीं रहेगी कि ये पूरा एन्क्रिप्शन करने की। लेकिन अगर b मान लीजिए कि b की वैल्यू 10 है तो 2 to the b हो गया करीब 1024। तो 1024 ब्लॉक का एन्क्रिप्शन निकालना और स्टोर करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो जब भी ब्लॉक साइफर हमारे पास है जिसका ब्लॉक साइज कम है, तो वो ईला चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक करके उसको तोड़ सकती हैं। तो ये हम, और क्योंकि हम मान रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं कि ईला के पास ये क्षमता है, तो कम ब्लॉक साइज का ब्लॉक साइफर इनसिक्योर है, और यही कारण है कि सब्स्टिट्यूशन साइफर इनसिक्योर है, उसका ब्लॉक साइज तो केवल 8 बिट का है। तो इसको इम्प्रैक्टिकल बनाने के लिए ब्लॉक साइज बड़ा होना चाहिए। अगर ब्लॉक साइज 128 बिट का है, तो जैसे हमने एनालिसिस करी थी पहले ब्रूट फोर्स अटैक की, जिसमें 128 बिट का की साइज है, और सारी की साइज को एक एक करके करने में पूरे इस ब्रह्मांड की आयु भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम ब्लॉक साइज को भी 128 बिट का बनाएं, तो सारे ब्लॉक्स एक तो मतलब 2 to the 128 ब्लॉक्स एक एक करके हम इनको एनक्रिप्ट करेंगे, तो एनक्रिप्शन करने में ही ब्रह्मांड की आयु समाप्त हो जाएगी, एनक्रिप्शन समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी आती है इससे कि ब्लॉक साइज हमें 128 बिट या 16 बाइट्स का कम से कम बनाना चाहिए। एक और फायदा होता है बड़े ब्लॉक साइज का, जो कि जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर में ब्लॉक साइज कम था, एक शब्द एक अक्षर का था, तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के द्वारा हम उसको तोड़ सकें। लेकिन अगर बड़ा ब्लॉक साइज होगा, जैसे अगर 128 बिट का ब्लॉक साइज है, 16 बाइट्स का है, मतलब 16 अक्षरों को एक साथ हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो उनको इन की मिक्सिंग हम अच्छे से कर सकते हैं इस प्रकार से कि इसमें एक अक्षर ही निर्धारित ना करे कि साइफर टेक्स्ट क्या होगा, ये 16 मिल के निर्धारित करेंगे कि साइफर टेक्स्ट का कोई भी अक्षर क्या होगा। तो जब हम ये करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस काम नहीं करती। इस प्रकार की मिक्सिंग जो सबसे अच्छे से होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि एक विशेष प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग होता है जो बहुत सरल होता है, उसको करना बहुत सरल होता है, लेकिन और उसका कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे मैंने बताया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से होती है, इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही का केवल प्रयोग करेंगे हम, तो ब्लॉक साइफर को आसानी से तोड़ा जा सकता है चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक के द्वारा। ये भी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इससे ये निष्कर्ष निकालूंगा कि दो निष्कर्ष एक्चुअली,
एक तो ब्लॉक साइज बड़ा होना चाहिए 128 बिट का या उससे भी अधिक, और दूसरा जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ भाग उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, क्योंकि उससे ये मिक्सिंग की जो मैंने बात करी वो अच्छी प्रकार से होती है, लेकिन कुछ हिस्से इसके नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होने चाहिए, वरना अगर केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम अधिक सिक्योर नहीं होगा। तो ये दो निष्कर्ष को साथ में हम लेके चलेंगे जब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि पहला मॉडर्न एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम किस प्रकार का था। तो ये दोनों निष्कर्ष हमें ध्यान में रखने चाहिए उसको समझने के लिए।